तो अभी हमने देखा कि कोविड में हमने क्या किया, कैसे किया और मतलब पूरे वर्ल्ड ने क्या किया और क्या परिस्थिति थी। तो अब अभी का जो सेशन है, उसमें ऐसा है कि बाहर इतनी सारी परिस्थिति खराब थी या अच्छी थी, हमने बेनिफिट्स हुए कोविड के और हमें बहुत सारा लॉस भी हुआ, बहुत सारे लोग चले गए, वो सब देखा। लेकिन उन सब चीज़ में हमने ओएसिस ने क्या काम किया, कैसे काम किया, उसके लिए आप सब लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि ओएसिस ने कोविड के टाइम में कैसे और क्या काम किया? सबको जानना है? अरे आप ज़ोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। हाँ, तो अभी मेरे को तो नहीं मालूम कैसे किया, तो मैं अभी आत्मजा दीदी को बुलाऊँगा कि वो बताए हमने कोविड में ओएसिस ने क्या और कैसे काम किया। थैंक यू सुनने के लिए। So, good evening again. यस सो हमने जो ऑलरेडी नीचे वीडियो देखा कि ओएसिस किस तरह से और किस स्पिरिट से हमने काम किया। सो बेसिकली हमारे सेशन का टाइटल है ओएसिस अनइंटरप्टेड, यानी इतना सब कुछ भी हुआ लेकिन ओएसिस को कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाया। यानी हमारी गाड़ी फुल राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चल रही थी, तो हमारे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, हमने क्या किया कोविड में, उसकी कुछ कुछ ग्लिम्सेस है जो हम सारे फ्रेंड्स शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे गए। ओके, ऑनलाइन वर्ल्ड से पहले हमने दूसरी एक नई दुनिया में पैर रखा था। वो दुनिया है रिक्रूटमेंट की। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, फिर बाद में ऑनलाइन वाला बताएंगे। सो करीबन फरवरी था 2020। तब वैसे ओएसिस में आप सब पता है कि वी वर्क विद वॉलंटियरी स्पिरिट। यहाँ पे सभी जो लोग काम करते हैं पहले वॉलंटियर है, बाद में फुल टाइमर का जो भी टैग लगाते हैं हम, फुल टाइमर है, फाउंडर है, वट बट एवरीवन इज अ वॉलंटियर फर्स्ट। सो ये फिलोसफी से 30 साल से हम चल रहे थे। अब हमने डिसीजन ऐसा भी लिया था, पहले आपने शायद वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पे संजीव भाई का, कि हम रिक्रूट नहीं करते, हम टोटली बिलीव करते हैं गिविंग बैक में। हम वो जॉब कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर वाले एनजीओ नहीं है। हम कॉलर ऐसे खड़ा करते थे हमारा कि हाँ, हम ऐसा एनजीओ नहीं है। बट वी बिलीव कि वी शुड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। हम शायद गलत भी हो, है ना। हम हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करते थे। पहले आपको पता होगा कि पहले फूड कैसा मिलता था। ड्रीम इंडिया कैंप में अगर पहले आए होंगे तो यहाँ पे पानी पूरी, पाव भाजी सब कुछ मिलता था, राइट। एंड अब वही बच्चे हमको कोसते हैं। तो हम मानते हैं कि चेंज ज़रूरी है, चेंज आना चाहिए। सो वैसे ही हमने डिसाइड किया कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ हमने पार्टनर किया, और भी हमारे वेल विशर्स थे, उनके साथ हमने किया कि आपके भी ध्यान में ऐसे कोई आइडियलिस्टिक यूथ्स हो जिनको ऐसा कुछ काम करना हो, तो वी आर नाउ ट्राइंग टू रिक्रूट पीपल, ऐसा हमने अनाउंस किया। और पहला ऐसा था कि हम जाने वाले थे, राजस्थान जाने वाले थे रिक्रूटमेंट के लिए। वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले थे, फिर वहाँ से इंटरव्यू लेके जो भी शॉर्ट लिस्ट होते उनको यहाँ पे बुलाने वाले थे। लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन, राइट। सो लेकिन हमने डिसाइड किया था कि चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद हम गलत भी हो, शायद ऐसे यूथ हमको मिले भी बाहर, है ना। हम मानते हैं कि हमको ओएसिस को समझना यानी बहुत मुश्किल काम है। हम आज भी कोई प्रिंसिपल के पास जाते हैं, किसी को एक्सप्लेन करते हैं ओएसिस क्या है, तो हमारे लफ्ज़ काफ़ी नहीं होते, है ना। सो इसी वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हमने किया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुरा क्या होगा, है ना। ऐसा मान के हमने शुरुआत की। फिर उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, सभी का ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। बहुत सारे करीबन 50 के करीब लोग थे, उनका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया हमने। और 10 मिनट में किसी इंसान को जानना वो तो नामुमकिन के बराबर ही है। सो वो हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लिए हमने। फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के बाद हम खुद कंफ्यूज थे कि हमको तो कुछ पता ही नहीं चला 10 मिनट का इंटरव्यू लेके। हमने कभी रिक्रूटमेंट किया नहीं था आज तक, राइट। तो हम भी सीख रहे थे, हम भी डिसाइड कर रहे थे कि ओएसिस में अगर किसी को समझाना है पहले ओएसिस और फिर उनको फ़िल्टर करना है तो कैसे करेंगे। तो इंटरव्यू लिया, फिर भी कुछ पता नहीं चला हमको। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो रिटर्न टेस्ट लेते हैं। रिटर्न टेस्ट लिया,
वो एक सिंपल कुछ क्वेश्चनर बनाया था, 10-15 क्वेश्चंस थे उसमें, फिर वो भी फिल किया, फिर भी कंफ्यूज कि अब क्या करें। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमने एमएचई में जो किया था ना, सभी बच्चों ने असाइनमेंट्स किए थे, राइट, आप सब ने असाइनमेंट किया था, तो हमने सोचा कि चलो इनको असाइनमेंट देते हैं। पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप भांडा फोड़ रहा हूँ, कुछ डिसाइडेड नहीं था, सब कुछ चेंजिंग था, बिकॉज वी अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, राइट। सो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, चलो असाइनमेंट करते ताकि उनके थॉट्स जानने को मिलेगा, और ऐसे चुन चुन के ऐसे असाइनमेंट हमने डिसाइड किए कि हाँ, इससे इंसान को कुछ पता चलेगा हमको कैसे है, क्योंकि ओएसिस में हर एक इंसान काम नहीं, बहुत अच्छे इंसान, हम मानते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बहुत अच्छे, राइट, ओएसिस ऐसा मानता है। लेकिन वो इनफ नहीं है ओएसिस के लिए काम करने के लिए, उसके लिए अलग जज्बा चाहिए, अलग स्पिरिट चाहिए। तो फिर ऑनलाइन असाइनमेंट्स हुए, फिर जाके हमने डिसाइड किया कि हाँ चलो इतने लोगों को हम यहाँ पे बुलाते हैं। और रिक्रूटमेंट में आमतौर पे होता है कि इंटरव्यू होता है, ग्रुप डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमारे लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमारा उनको समझना और उनका हमको समझना, क्योंकि ओएसिस को समझना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आज तक हम सभी को स्ट्रगल आ रही है, राइट। तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो उनको बुलाया यहाँ पे 15 डेज़ के लिए, यहाँ पे बुलाया 15 डेज़ का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, पहली बार शायद किसी ने सुना होगा कि कैसा होगा। तो हमारा मकसद यही था कि हम उनको पहले बताना चाहते थे कि व्हाट इज़ ओएसिस में कैसे काम करते हैं, कैसे स्पिरिट से काम करते हैं, कैसी स्टोरीज हैं, रास्ते पे भी आगे फिर भी हम काम करना छोड़ेंगे नहीं, ये सभी जो चीज़ें बतानी थी हमने उनको बताई। और हमको जो भी उनको जानना था वो भी प्रोसेस में जानते गए, क्योंकि ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था कि हम डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करना चाहते थे, इंटरव्यू लेके हम उनको जानना चाहते थे, वो सेशन में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे, बाहर कैसा पार्टिसिपेट कर रहे, राइट, हम एकदम जासूस बन गए थे। सो हमने बहुत अच्छे से जाना सभी को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, पहली बार किया था ऐसा कुछ हमने हमारी हिस्ट्री में। अदरवाइज जो भी लोग ओएसिस वैलीज पे आते हैं वो कुछ सीखने के लिए आते हैं या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आते हैं, राइट। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन कोई लेने के लिए कुछ आया था, राइट। हमेशा कोई देने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कुछ रिक्रूटमेंट जॉब होता है ना जहन में, वो लेके आए थे। तो मुश्किलें भी बहुत हुई, क्योंकि हमको ऐसा भी था कि हम ओएसिस का स्पिरिट भी है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम हम किसी को प्लीज़ भी नहीं कर सकते, राइट। किसी को खुश रखने के लिए भी ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो मेरी पर्सनल जर्नी मैं शेयर करूँ, शुरुआत से लेके आखिर तक मैं प्रोसेस का पार्ट था। तो माय पर्सनल स्टोरी आई एम शेयरिंग इसकी, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सामने वाले इंसान को खुश रखने वाला इंसान हूँ। कोई अगर किसी को बुरा बोलना है ना, तो मैं 10 बार 100 बार सोचूंगा, लेकिन मैं आई वांट कि हाँ लोग मेरे से खुश हो, कोई मेरे से नाराज़ ना हो। लेकिन ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम था, इसमें आप खुश नहीं रख सकते किसी को बोलना पड़ता है कि हम आपको नहीं ले सकते, सॉरी। किसी को बोलना पड़ता है कि नहीं, ओएसिस आपके लिए नहीं है, आप ओएसिस के लिए नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है। सो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हुआ वो मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला था बहुत, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई बिकेम कन्फ्रंटेशनल, यानी मैं गुस्सा भी हुआ बहुत सारे लोगों पे। बहुत सारे लोगों ने देख के चौंक गए थे कि आप गुस्सा भी हो सकते, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई ब्रोक माय दैट शेल, कि मैं हमेशा लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। हमेशा ऐसा नहीं रह सकते हम, किसी को बोलना भी पड़ता है, किसी को डांटना भी पड़ता है, किसी को जो भी सच है वो भी दिखाना पड़ता है प्यार से। ऑफ कोर्स ओएसिस से हैं हम, लेकिन जो बताना है वो तो बताना ही है। सो जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हुआ, बहुत गलतियाँ भी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं भी सीखी हमने, राइट। लेकिन एक चीज़ जो हुई ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की वजह से, कि हमको 3 ऐसे लीडर्स मिले कि जो अभी ओएसिस की जो कागडोर है जिसको बोलते हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे स्पिरिटेड यूथ्स जो ओएसिस को समझे हैं, सही मायनों में समझे हैं ओएसिस को, और ओएसिस का काम वो आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं कि ऐसा काम कभी पहले हमने किया भी नहीं था। ऐसी उनका खुद का स्पिरिट वो लाके काम कर रहे हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा था, मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है आपको, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। लेकिन ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, बहुत सारा रहा, सीखा बहुत कुछ हमने, बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो पॉलिसी थी उसमें हमने चेंज ला के ये किया।
लेकिन 3 ऐसे जो आउटकम ऑफ द प्रोसेस वो अल्टीमेटली हमारे लिए मैटर करता है। तो 3 ऐसे यंग लीडर्स हमको मिले जो आज ओएसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विदाउट एनी डाउट वी कैन से कि हाँ, ही इज़ और शी इज़ अ ओएसिस पर्सन। सो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के वर्ल्ड में गए थे हम। अब ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत ही बता देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो ऑनलाइन वर्ल्ड हम वैसे इसमें ग्राउंड पे काम करने में मानते हैं ना, कि ये सभी सोशल मीडिया ये सब तो चलो सेकेंडरी चीज़, हम दिखाने में नहीं मानते, हम ग्राउंड पे जाके लोगों से मिल के काम करने में मानते हैं। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन भी है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो, आप ये क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते। सो ये कंप्लेंट्स भी थी। अब लॉकडाउन था तो अपॉर्चुनिटी आई, राइट। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, जैसे कि हमारी वेबसाइट पूरी नई रीबिल्ड हुई। उसकी स्टोरी है इंटरेस्टिंग, शायद जॉली दीदी ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत हिस्सा था उसका। तो ओएसिस की वेबसाइट बनाना, वो ओएसिस के लिए कुछ भी करना वो बहुत मुश्किल होता है। वेबसाइट नहीं, कुछ भी बनाना, क्योंकि ऐसा इंसान हमको चाहिए कि वो ओएसिस को समझ सके, ओएसिस के स्पिरिट को समझे, वैल्यूज़ को समझे। हमारी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ता है। हम बोलेंगे कि नहीं, इतना ग्रीन नहीं है, इतना थोड़ा ज़्यादा ग्रीन होना चाहिए, वो सिर पटकेंगे, है ना। सो ये हमारी वैल्यू सिस्टम है। ओएसिस के लिए कुछ भी काम करना इसलिए आसान नहीं है, हम इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वी बिलीव इन एक्सीलेंस। सो वेबसाइट की स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा कि वेबसाइट पहले हमने अक्टूबर 2019 में बनाने की शुरुआत की थी। तब थोड़ी 10-15% काम हुआ। फिर जो डेवलपर थे वो बोला कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। मैं इनफ कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इसके लिए, आप दूसरे किसी को ढूंढिए। फिर दूसरे किसी को भी ढूंढा हमने, वो भी उन्होंने भी बोला कि नहीं, इतना लेवल का हम आपको नहीं दे सकेंगे। फिर तीसरे एक्सपर्ट जो थे, बहुत उनका नाम है, उन्होंने ऐसा बोला हमको कि नहीं, ये आपने पूरी डिज़ाइन ही गलत बनाई है, आपको अगर काम करना है तो ऐसे डिज़ाइन बनाओ तो हम काम करेंगे। लेकिन हम तो किसी का सुनते नहीं, कितने भी एक्सपर्ट हो। तो हमने सोचा कि नहीं, जो हमने बनाया है, हमने दिखाया, बहुत सारे लोगों को दिखाया कि इसमें ओएसिस का स्पिरिट कम्युनिकेट होता है, क्योंकि वेबसाइट से इंसान जज करने वाला है ना ओएसिस क्या है, तो वो ओएसिस का फील तो आना चाहिए। यहाँ ओएसिस वैल्यूज पे आके जो फील आता है। फिर जाके हमने वो एक्सपर्ट को भी ना बोला कि आपके पास कितनी भी एक्सपर्टीज हो, हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्यार चाहिए, हमको चाहिए कि कुछ जो लोग एक्सपर्ट नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमको समझ सके। फिर आखिर में जाके हमको ऐसे लोग मिले जो हमको समझे, और फिर उन्होंने वेबसाइट बनाने में हमारी मदद की। और आज बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट आप सभी ने देखी होगी, नई वेबसाइट। पुरानी वाली अच्छी नहीं थी बहुत, नई वाली बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है, इससे फील आता है ओएसिस का। सो ये एक वेबसाइट की छोटी स्टोरी थी, और बाकी सभी चीज़ें भी, कि ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको कि हमने मिसाल एप्लीकेशन बनाई। मिसाल हर बार हम स्कूल में जाके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं, स्कूल में जाके फॉर्म बांटते हैं, बच्चे फॉर्म सबमिट करते हैं, ऐसे भी हार्ड कॉपी में देते हैं। लेकिन मिसाल हमने डिसाइड किया, बहुत लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि नहीं, 20 दिन में तो ये हो जाना चाहिए। फिर उसकी मिसाल की एप्लीकेशन भी बनाई, बहुत सारा उसमें भी नोक जोक हुई जो डेवलपर थे उनके साथ, लेकिन वो बनाई हमने। इस मूवमेंट की जो एप्लीकेशन है, उसका पोर्टल है, वो भी हमने 2020 में ही बाहर निकाला, उसको डेवलप किया। सो ओवरऑल एज अ, आपने लाइक यू सेड इट वेरी राइट एट द स्टार्ट, कि हमने नए वर्ल्ड में कदम रखा, हमने 2 नए दुनिया में वैसे कदम रखा, एक ऑनलाइन वाला और रिक्रूटमेंट वाला, और दोनों की स्टोरी मैंने आपको बताने की कोशिश की। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। यस, सो ऑलरेडी जय भाई ने रिक्रूटमेंट की स्टोरी हमें बता दी, पर हमारा एक और स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है जिसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो है मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर, जो हमारी 2 साल की फेलोशिप है। उसकी रिक्रूटमेंट जर्नी कैसी रही। सो बेसिकली हमने फरवरी में ऑलरेडी इंटरव्यूज़ ले लिए थे, जो भी हमारे नए रिक्रूटमेंट्स, जो भी जो फ्रेंड्स ने एप्लीकेशन दिया था। बट अभी इशू ये था कि लॉकडाउन आ गया। अब क्या करें, अब इन फ्रेंड्स को हम कैसे बिजी रखें, क्योंकि हमारी तो स्पिरिट थी कि अल्टीमेटली अगर एमएचई में आना है तो वो स्पिरिट होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए हम खाली नहीं बैठेंगे, हम फ्री नहीं बैठेंगे, और हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और अगर ये यूथ्स को हमने लॉकडाउन के टाइम पे छोड़ दिया तो ये भी था कि पता नहीं फिर कहाँ चले जाएंगे,
इतने अच्छे हमें यूथ्स मिले हैं, तो वो खो नहीं जाने चाहिए। सो अभी क्वेश्चन ये हुआ कि हम रिक्रूटमेंट करें कि नहीं करें। करें तो कैसे करें? जैसे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सबको बुलाए आगे, यानी हमारे साथ सब 15-20 दिन रहे। एमएचए की तो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, उससे ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे स्टार्स कौन है। सो वो कश्मकश शुरू हो गई कि यार अभी क्या करें, हम कैसे करें। एंड अभी तो हमने तो ठान ही लिया था कि कुछ भी हो जाए हमको तो एमएचए चाहिए, हम ऐसे नहीं बैठने वाले, तो क्या करें। एंड अल्टीमेटली ऑनलाइन जाए, पर ऑनलाइन जाएंगे तो पूरा पूरा दिन ऑनलाइन क्या करवाएंगे बच्चों के पास, उल्टा तो हम उनकी आदतें बिगाड़ेंगे कि उन्हें पूरा दिन मीडिया पे बैठना पड़ेगा, तो क्या करें। एंड हमारे पास एक आइडिया आया कि हम ऑनलाइन असाइनमेंट्स देते हैं, साथ साथ में हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट देते हैं। तो जिससे हमें बच्चों का राइट ब्रेन, यानी बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे थॉट्स है, वो भी पता चले। और गांधीयन फिलॉसफी है कि खुद का काम तो खुद करना चाहिए, तो ये स्पिरिट है कि नहीं। सो हमने सोचा पूरी हमारी जो ट्रेनिंग है उसे ऑनलाइन कन्वर्ट कर दो। सो हमने असाइनमेंट्स डिज़ाइन किए। सो थ्योरी असाइनमेंट्स में ऐसा था कि आपकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या बिलीव्स है वो लिख के बताइए। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हो तो आप क्या करोगे, ऐसे कुछ टाइप की थ्योरी असाइनमेंट्स हमने डिज़ाइन की, जिसमें उन्हें बहुत सारा स्टडी करना पड़े। हमने उन्हें काफ़ी सारी बुक्स पढ़ने को दी कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो और उसमें से ये 5 क्वेश्चंस के आंसर दो, यानी बच्चों को पूरी बुक पढ़नी ही पड़ेगी। सो लाइक दैट, वो एक था। और दूसरा प्रैक्टिकल हमारा मोटो ये था कि बच्चे बिल्कुल भी खाली नहीं बैठने चाहिए, उनके लिए लॉकडाउन है ना, इसलिए भरा भरा होना चाहिए। और पूरे दिन बच्चे मॉर्निंग से इवनिंग तक कैसे जगे रहे और टाइम पास नहीं करे। सो हमने असाइनमेंट्स डिज़ाइन किए, जिसमें असाइनमेंट्स थे अपनी टेरेस साफ़ करो, उसको धो, फिर उसमें ये करो, फिर बिफ़ोर आफ्टर के पिक्चर्स हमें भेजो, फिर खाने में कोई ऐसी डिश बनाओ जिसका नाम एग्ज़िस्ट ही नहीं करता हो, अपनी मम्मी को खाना बनाने में हेल्प करो। उसमें भी कैटेगरी थी कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप ये डिश बनाओगे, यानी आप पूरा मील बनाओगे, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ। अगर आप बिगिनिंग हो तो आप सब्जियां काटना सीखोगे और फिर आपको ब्रेकफास्ट बनाना है। सो ऐसा नहीं था कि कोई भी छूट पाए। सो सारे हमने इस टाइप के असाइनमेंट्स डिज़ाइन किए। और फिर हमने प्लांटेशन का असाइनमेंट दिया, हमने गाड़ी साफ़ करने का या साइकिल साफ़ करने का असाइनमेंट दिया। उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि पूरी साइकिल है ना चमकनी चाहिए, नई जैसी होनी चाहिए, और उसके बिफोर आफ्टर्स के फोटोग्राफ्स लेके भेजो। सो और एक्चुअली हमें इतना अच्छा प्राउड फील हुआ कि जो भी एमएचीज थे वो इतनी अच्छे से वो असाइनमेंट्स करके हमें दे रहे थे। तो वी वर डाउट कि ये बच्चे चीटिंग तो नहीं करेंगे, पर एक्चुअली किसी ने चीटिंग नहीं की। कुछ बच्चे तो एक्चुअली कपड़े धो लेते थे, उसके बाद असाइनमेंट मिलता था कि कपड़े धोने हैं, तो बेचारे बच्चे धोए हुए कपड़े वापस धोते थे। बट दैट वाज द स्पिरिट कि यार कुछ भी हो हम काम करेंगे। और हर एक असाइनमेंट्स का एक ब्यूटीफुल टाइटल होता था, गुजराती टाइटल होता था। तो स्वच्छ चोखू चड़क घर, स्वच्छ चोखा चोखा कपड़ा। सो और ऐसा हुआ कि असाइनमेंट्स में 30 डेज निकल गए। नाउ अभी मैं बाल खींच रही थी कि अभी नया असाइनमेंट क्या बनाऊँ, ये तो बहुत जल्दी जल्दी असाइनमेंट्स करके हमें सबमिट कर देते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग अब क्या बनाऊँ। सो हम पार्ट 2 देने लगे, स्वच्छ चमचम तू घर पार्ट 2 वापस से साफ करो, उसमें कुछ क्रिएटिविटी ऐड करो। सो काइंड ऑफ ये बहुत फनी एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बच्चों की स्पिरिट, यानी हमें वो मालूम हो गया और हमें कन्विक्शन आ गया कि यार बच्चे जो कर सकते हैं ना, वो शायद हम एडल्ट्स कभी नहीं कर सकते। जो उनमें ऑनेस्टी है, जो उनकी ट्रांसपेरेंसी है, जो उनका डेडिकेशन है, जो स्पिरिट है। और वो हमारा कन्विक्शन और हुआ कि यार हमें नचिकेता चाहिए ही। एक्चुअली 100 नचिकेता ही दुनिया बदल सकते हैं। जो एल्डर्स हो जाते तो थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाती है। सो दैट वाज वो हमें मिला, और हमें 18 एमएचीज इस साल मिले। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें ये चांस मिला। सो थैंक यू। यस अखिलेश, लॉकडाउन शेड्यूल।
सो गुड इवनिंग। सो ऐसा आत्मजा बहन ने कहा कि पहला एमएचईस को तो ये सब टास्क तो दी गई थी। हम फर्स्ट ईयर मतलब एमएचईस को प्रोसेस में है, वो लोग ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। मतलब घर में तो हमने खुद बना रहे हैं और खुद सब कुछ साफ कर रहे हैं। तो हमको ना तो लॉकडाउन आया तो हमको लगा कि यार फील्ड वर्क खत्म हो गई, अभी घर में बैठ के क्या करूँ। वी वर ऑल्सो थिंकिंग, बट ऑफकोर्स वो जो प्रोसेस ही ऐसा है कि नया ढूंढ के हम निकाल लेते हैं। सो उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि एक्चुअली वो जो एक परसेप्शन ही चेंज हुआ। माने कि टू बी प्रोडक्टिव माने कुछ पैसा मिलने का काम करो, ऐसा एक सोच था। बट एट द सेम टाइम वी गॉट अ पर्सपेक्टिव, प्रोडक्टिव माने हमको हर दिन ऐसा मिलता था कि वी हैड अ शेड्यूल, हमारा पास एक शेड्यूल था बिकॉज बाहर नहीं जा सकते। एंड एट दैट टाइम वो पीक में था एंड दैट कोविड का लाइक लॉकडाउन चल रहे थे। सो वी वर लाइक हमारा घर से ऑफिस हमारा जो ऑफिस है वो बहुत नज़दीक है। सो हम सब साइकिल लेके जाते हैं एंड एट दैट टाइम वी वर ऑल हैविंग दिस कोविड प्रोटोकॉल। हम अंदर अंदर फ्रेंड्स भी हाथ नहीं लगाएंगे। इवन घर में भी जाओ ना तो सबको स्ट्रिक्टली है कि घर में जाओ तो भी कोई ऐसा है कि भाई बिकॉज ऑल आर इन अ सेंस कि बहुत अवेयर होगी कि पास में आ जाओ तो स्ट्रिक्टली करेंगे कि ना वी आर नॉट अलाउड इन दैट। सो ऐसा सब कुछ चल रहा था। 15 डेज वी डिड ऑल बहुत स्ट्रिक्टली किया। देन 15 डेज के बाद हमने सोचा कि नाउ वी आर ऑल सेफ। देन उसके बाद वी स्टार्टेड हैंड शेकिंग ऑल ओवर थिंग। मैं शेड्यूल बता देता हूँ। सो द थिंग वाज मॉर्निंग हमको अराउंड 8 बजे वी यूज टू रीच द ऑफिस। 8 बजे ऑफिस पहुँच के करूँ क्या, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे। ऑफकोर्स जय भाई ने भी थोड़ा बहुत शेयर किया था। इतना बड़ा वेबसाइट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये तो मतलब डाटास तो चाहिए होंगे, पिक्चर्स आप देखते होंगे तो उसका कलेक्शन चाहिए होंगे, उसका क्या बोले उसमें लिखा हुआ है वर्ड्स, तो सभी का कलेक्शन चाहिए होंगे। सो सभी लोग को मिला के कुछ करना पड़ेगा। सो वी इटसेल्फ स्टार्टेड मेकिंग प्रोडक्टिव इन दैट काइंड ऑफ वर्क्स ऑल द थिंग्स। एंड दोपहर को हमारे एक सेशन हर दिन पे एवरी डे वी हैव अ सेशन। afternoon it is a kind of 2-hour session and each and every day it is a different topics माने हर that also we had fixed it। हर मंडे को हमारा गोल्स होता है कि वीकली हम नॉट ओनली इन वर्क के रिलेटेड, हमारा पर्सनल इवन मैं मेरा रीडिंग थोड़ा कम है तो मैं ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में मैं इतना पेज पढ़ के आऊँ। ऐसा छोटा छोटा हर एक किसी का साथ कुछ होता है कि थोड़ा झगड़ा उनका खुद का साथ होता है, वो झगड़ा हम खुद तय करके वी हैव स्टार्टेड डूइंग दोज प्रोसेस। सो ऐसा हुआ था। एंड एक दिन था कि म्यूजिक सुनना, दैट ऑल्सो हाउ टू लर्न हाउ टू विच टाइप ऑफ म्यूजिक टू बी लिसन्ड, कैसा म्यूजिक सुनना है तो सब म्यूजिक सुनना है। सो ऐसा काइंड ऑफ बहुत काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव मिला कि यार म्यूजिक में भी हर सेलेक्टिव होता है। एंड उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को बुरा भी लगा होगे। यानी कि द सॉन्ग्स दैट वी हर्ड बहुत पहले सुना हुआ था एंड मुंह पे ऐसा आते जाते रहते थे, और सॉन्ग्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है हम एक्चुअली ऐसा मतलब सुना के मतलब वी यूज्ड टू सिंग दोज थिंग्स, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट वो हम रिफ्लेक्ट करने शुरू हो गई। वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, ऐसा क्वेश्चन आ गई तो हमने ऐसा ये सॉन्ग में क्या है ऐसा करके लिरिक्स एक एक करके बोले। सो वी फील्ड शर्म आने लगी कि यार ये गाने हमने गा रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ला कि कौन सा म्यूजिक सुनना है। इवन नॉट ओनली इन म्यूजिक, अ वर्ल्ड ऑफ मूवीज, राइट। वो मूवीज में भी हमको वर सेलेक्टिव करके हर मूवीज हम देखते हैं कि यूजुअली L3 में आया हो, वो फ्रेंड्स को तो पता ही होगा। हम मूवीज देखते हैं कि उनका नज़र भी अलग होता है कि हर एक मूवी के बाद हम सब बैठते हैं एंड व्हाट वाज द लर्निंग दैट वी हैड, हम क्या सीखे उसमें से। सो मेरा लर्निंग कुछ अलग होता है, मेरा फ्रेंड का लर्निंग कुछ अलग होता है, सब शेयर करते हैं एंड कुछ कुछ ऐसा शेयर करते छोड़ते नहीं है। वी हैड अ काइंड ऑफ एक दिन एक कोविड का हमने एक वीडियो देखा था। सो हाउ दिस पैंडेमिक ऑल हैपेंड एंड वी हैड अ बहुत बड़ा डिस्कशन थी। उसमें से बहुत ये हो गई कि यार क्या कर रहे हैं हम तो। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ग्लोबल वार्मिंग, ऑल द थिंग्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ हमने क्या करके रखा है
उसका ही हम अभी वी आर फेसिंग इट राइट नाउ. सो उसका टाइम पे तो ऐसा चैलेंज लिया मैं तो कि हर महीने में एक ट्री और एक प्लांट हमारा घर पे होंगे. एंड उसके मुताबिक हमारा जो घर पे बकेट जो होता है उसमें मिट्टी डाल के कुछ ना कुछ मैं करुणा को तो बहुत ये उधर से एलोवेरा का प्लान लेके आओ. ये बहुत ज़्यादा हमारा फ्रेंड्स निकल के हमारा OGH OBH दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स का घर होता है. OGH से बॉयज़ होम के लिए कुछ लेने के बोलते हैं ऑफिस में. एंड इवन एट दैट टाइम वी हैड डिड हमारा जो टेरेस थी ऊपर का ऑफिस का, बिकॉज द थिंग दैट वी डिड इज एक्चुअली क्या था उसमें से हम क्या कर सकते उसके एक और लेवल ऊपर लेके जाने के लिए. दैट वाज द प्रोडक्टिव माइंडसेट दैट वी गॉट कि कुछ भी करो ना, ऐसा नहीं है कि अभी गाना सुन रहे हो प्रोडक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है, बट कैसे कर रहे हो ना वो बेटर होता है. दैट इज व्हाट वी लर्न इन दैट टाइम. सो हर एक दिन पे हर एक सेशन होता है. वो सेशन में से इवन बजटिंग का सेशन हुआ था, सो हम आगे की सोच लिया कि हम 2-3 साल के बाद हमको इतना रुपए मिल रहा है एक घर के लिए. मैं खुद हूँ तो मैं खुद सोचना है कि मेरा जो इसके मुताबिक आई हैव टू सेटल माई अमाउंट, कितना अमाउंट होगा. एंड वो महीने में मैं कैसे उसको सेविंग करें. सो 10,000 है मान लो मेरा एक महीने का मैं कमाने वाला हूँ. सो हाउ 2,000 मैं खाने के लिए डालूँ. सो वी वर प्लानिंग इन दैट वे एंड एक्चुअली इट इज बेनिफिटिंग मी नाउ राइट नाउ व्हेन आई गो बैक टू केरला. उधर जाने के टाइम पे मुझे 2,000 उस टाइम आओ ठीक है, थोड़ा सामान लेने के लिए इतना रुपये 200 रुपये वो बजटिंग अभी काम हो रहा है. सो द थिंग दैट वी गेट डन ओवर देयर दैट मेड अस प्रोडक्टिव. सो मीनिंग जो है पैसा नहीं है प्रोडक्टिव. इवन एक बुक भी पढ़ रहे हो ना, द हाउ इट अफेक्टिंग मी. सो दैट total, even I really would like to thank our mentors and all the friends who designed such kind of things. हमने सोचा कि सब कुछ खत्म, अभी क्या, अभी इसी टाइम पे हमको ऐसा ही सुना कि नए लोग आ रहे हैं, अभी हमको भी काम नहीं है. ऐसा दिस वाज द थिंग्स दैट इट कम्स ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको भी काम, नया लोग आके क्या करे. बट द वे वी मेड इट प्रोडक्टिव वाज वेरी डिफरेंट. एंड ऐसा बोले कि घर वालों उसी टाइम पे कॉल करने के टाइम पे बोलते अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तुम क्या कर रहे, तू माँ आज को मुझे ये असाइनमेंट करना है. वी ऑल हैड सम और द अदर काइंड ऑफ थिंग्स वर वी हैव टू कंप्लीट रीडिंग्स, इतना रीडिंग खत्म करना है. सो ऐसा सब कुछ होता है. तो घर वाले के पास मुझे ये करना है. अरे सभी लोग अभी घर पे आके बैठा हूँ, सभी बच्चे अभी हमारे बाकी सब बच्चे सभी घर के बैठा हूँ और तुम लोग उधर क्या कर रहे, वापस चले जाना. तो मम्मी को, मम्मी मैं इधर बिजी हूँ, बिजी तुम क्या. But we really knows what is going inside. And actually that is not कि that is really making us productive. सिर्फ घर पे बैठा होता है ना, so ये सब चीज़, ये सब नया एक्सपीरियंस हमको नहीं मिलने वाला था. That we can proudly say that this process that was gifted us a very way of new perspective that give us how to become a productive friends. And this whole schedules and session was in that way modular. So thank you so much. That was the sharing. Thank you. Schedule part 2. हेलो, गुड इवनिंग. Good evening. सबको पता ही होगा जो लास्ट रिट्रीट में थे उनको पता ही होगा कि मेरा पार्ट 1 था और अभी ये पार्ट 2 है. मैं जब MHE में आया उससे पहले मेरी जो फूड हैबिट्स थी, कुछ भी खाने का, कैसा भी खाने का, कितना खाने का, वो कुछ लिमिटेशन नहीं था. माना पूरा कोलेस्ट्रॉल भर भर के खाने का, कितनी रोटियां खाने की. और वो जो हेल्थ होती है, वो जो दिन होता है, वो इंसान के जो माइंड पे है वो कैसे इफ़ेक्ट पहुंचाता है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बस अच्छा लगता था तो करते थे. तो फर्स्ट ईयर में मैंने स्टोरी शेयर की थी, किसी को जाननी हो तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो. लेकिन दूसरा साल था और ऐसा डिसाइड ही किया था कि हर साल एक बार बॉडी को एक ऐसा झटका देने का कि जिससे पता चले कि माना ये चीज़ कैसी थी कि वो पता चले कि हम जिंदा भी है, और दूसरा कि ये बॉडी, ये माइंड, ये कैसे काम करता है, खाना कैसे काम करता है शरीर में और वो सब. तो फिर हमारा जैसे अखिलेश भैया ने बताया कि हर दोपहर को सेशन होता था 2 घंटे का. तो मंडे को हेल्थ सेशन रहता था और एक बार संजीव भाई के साथ मीटिंग थी तो उसमें पता चला हेल्थ के बारे में. और वो दिन पूरा फास्टिंग पे और एक्सपेरिमेंट पे वो डिस्कशन हुआ था कि ये कितनी अच्छी बात है. तो मुझे ऐसा लगा कि यार
सुना तो है कि बहुत अच्छी बात है, तो चलो ट्राई भी करते हैं एक बार। तो मैं तो ऐसा था कि करना है, मना करना है, जो भी हो जाए, अभी कोई मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन ये करना है। तो फिर मैंने पूरी कम्युनिटी को बताया कि चलो हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, फास्टिंग करते हैं, 5 दिन का विडंग तांदुल करते हैं। तो सब लोगों ने वो चीज़ किया, वो एक्सपेरिमेंट किया। मना 5 दिन कुछ नहीं, कुछ खाने का नहीं, सिर्फ पानी पे, कुछ नहीं। और ऐसा पीरियड था कि लॉकडाउन था, तो मना रास्ते पे जब निकलते थे तो आजू बाजू भी कोई नहीं होता था, शॉप भी खुली नहीं होती थी, सब बंद होती थी, और कुछ खाया नहीं होता था। तो इतना कार्विंग होता था कि यार कुछ मिल जाए। और उस वक्त रोटी की कीमत होती थी, वरना हम लोग सैंडविच, वड़ा पाव, बर्गर वो सब सोचते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तब चावल की भी कीमत होती है। तो वो चीज़ तभी पता चली कि एक रोटी में भी कितनी ताकत है। कि अभी हम लोग देखते हैं कि फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं, खाते, वो जहाँ जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो रोटी के पीछे भागते हैं, कोई आता है। तो मुझे ऐसा होता था कि यार रोटी के पीछे भागते हैं, भागना है तो ऐसी चीज़ों के पीछे भागे जो असली में टेस्ट देती है। लेकिन ये दिनों में पता चला कि वो रोटी की कीमत क्या है, वो उसका टेस्ट क्या है, उसकी ताकत क्या है। बाद में हुआ ऐसा कि सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आपको सिर्फ बैकग्राउंड देने के लिए कि प्रजेश क्या शेयर कर रहा है। प्रजेश की हैबिट्स तो ऑलरेडी उसने बताया कि वो पूरा का पूरा कैसरोल पी जाता था दाल का, 20 रोटियां खाता था, दैट काइंड ऑफ अ बॉय ही वॉज। फिर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो खाने को लेके उसने कंट्रोल डेवलप किया, जो बॉयल फूड उसने 1 महीने तक खाया, ये सारी उसकी, उसमें तो वो हमारा हीरो है। और हीरो बनने के बाद भी कितना वो सुपर हीरो बन रहा है, उसकी ये स्टोरी है कि फास्टिंग पे जस्ट डिस्कशन था, ऐसा कुछ बोला नहीं था कि आपको फास्टिंग करना है। ही टुक द लीड और उसने बोला कि यार इतनी अच्छी बात है तो एक बार तो फास्टिंग करना ही चाहिए। बाकी किसी के मन में ये आया नहीं था, और उसने सबको बोला मैं फास्टिंग करने वाला हूँ, कौन है मेरे साथ। सो हम सब शॉक थे कि ब्रजेश ये बोल रहा है। इतना बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए, लेकिन उसने वो लीड ली और उसके साथ काफ़ी सारे लोगों ने फास्टिंग किया, काफ़ी गर्ल्स भी जुड़ी, और फिर उसकी जर्नी क्या है वो पूरा शेयर करा है कि 5 दिन वो पानी पे रहा है, यानी नथिंग। इवन अखिलेश यू ऑल्सो डिड ना। सो अखिलेश ने किया है, यहाँ पे हमारे साथ पूर्वा तो दृष्टि। नीचे है, दृष्टि यू नहीं, दृष्टि ने विडंग तांदुल, वैष्णवी है, ये सारे लोगों ने 5 दिन सिर्फ पानी पे रहे। और ऐसा नहीं है कि पानी पे है तो घर पे जाके हम आराम करें, रेस्ट करें, नहीं, काम रोज तो ऑफिस आते थे, काम करते थे, और हमारे आफ्टरनून सेशंस होते थे वो भी ये लोग अटेंड करते थे। सो दैट वाज लाइक कि ये लोग इतना सब कर सकते हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग, यानी वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड कि ये लड़का ऐसा कर सकता है जिसको खाने के बिना वो रह नहीं सकता था। सो यस, अभी बताओ। तो वो फास्टिंग तो शुरू ही था, और तीसरा दिन आया। तीसरा दिन ऐसा था कि मुझे ऐसा हो गया कि ये सब नहीं करना है, मतलब वो कार्विंग होता है, वो भूख सहन नहीं होती, तो वो सब होता था। और संजीव भाई ने ऐसा बताया था कि यू विल फील फ्री, मतलब ऐसा फील करोगे, लाइट फील करोगे, हवा में उड़ोगे। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये सब मैंने गलत तो नहीं सुना था ना, वो कुछ वो एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा था, मतलब इतनी भूख लग रही थी। बाद में मैं जब बैठा था तो मुझे मुझे सिर्फ ऐसा ही बोला, मैंने जब ऐसा कहा कि मुझे स्किप कर देना है, मुझे नहीं करना, तो सिर्फ इतना ही बोला कि फिर से एक बार सोच लो। और मुझे उस समय ऐसा हो गया कि मैंने शुरू क्यों किया था, ये स्टैंड मैंने क्यों लिया था, क्या सोच के। फिर से मैंने वो दूसरा 2 दिन करने का, ख़त्म करने का वो डिसाइड किया। और वो दिन ऐसा था, तीसरा दिन हम घर जाते, सब लोग सोते, और ऐसा बोलते 7 to 8 आवर्स स्लीप मिनिमम चाहिए। तीसरे दिन पे पूरी रात कोई भी नहीं सोया था। चौथा दिन एकदम फ्रेश, वो पूरी रात भी नहीं सोए थे। मतलब हम लोग ऐसा बोलते कि 2-3 घंटे नहीं सोते तो वो बुखार चढ़ जाता है, बीमार पड़ोगे। लेकिन वो दिन ऐसे थे कि 24 आवर्स हम लोग रात को बुक पढ़ते थे। 2:30 बजे देखते थे घड़ी के सामने, अभी तो 2:30 बजे, समय ही नहीं जा रहा। ऐसी हालत थी तीसरे दिन, चौथे दिन पे कि बॉडी, एक्चुअली वो क्या फील हुआ कि जो बॉडी में टॉक्सिस होते हैं वो सब पहले 3 दिन उसने निकाला, उसमें वो सारी एनर्जी चली गई, और उसके बाद बॉडी एकदम फ्री हो गया, क्लीन हो गया। और उसके बाद इतनी लाइट फील होती थी कि न तो नींद आती थी, न तो खाने की इच्छा होती थी, न तो पीने की भी इच्छा होती थी, पानी पीने की,
कुछ बात नहीं। और ये 5 दिन जो निकाले थे और 5वें दिन पे जब ये फास्टिंग खत्म हुआ और छठे दिन से विडंग तांदुल शुरू हो रहा था। विडंग मतलब मूंग और तांदुल मीन्स चोखा। और तो ये मग चोखा 2 ही चीज़ होती है, उसमें कुछ तेल नहीं होता, कुछ फ्राई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बॉईल करके खाने का, सॉल्ट भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मसाला भी नहीं। और उसकी ऐसी प्रोसेस होती है, वो चीज़ ऐसी होती है कि सुबह वो जो काली द्राक्ष आती है, वरियारी आती है और वावडिंग जेठीमध, ये औषधि आती है, उसको रात को पला देने का, मतलब भिगो देने का, सुबह लेने का खाली पेट पे। बाद में उसके बाद आधे घंटे 45 आवर्स के बाद थोड़ा फ्रूट लेने का, बाद में दोपहर 11 बजे वो विडंग तांदुल मतलब मग और वो लेने का, और उसके साथ आंवला का पाउडर लेने का। बाद में 3 बजे फ्रूट लेने का और 6 बजे ये फिर से मग, चावल और वो लेने का। लेकिन लेने का किस प्रोपोर्शन में, माने कि भूख 100% लगी है तो खाने का 60% ही, पेट खाली होना चाहिए आपका पेट। तो ऐसे फिर से 21 डे किया। और उसके बाद एक क्या अनुभव था मेरा पर्सनली, वो मैं बताऊं कि हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि ये सब प्रोसेस खत्म हो, बाद में तुरंत भाजी, बाहर से जो भाजी आती है ना, पाव भाजी, वो मंगवाई थी एक्सपेरिमेंट के लिए कि हमें पता चले कि हम जो खा रहे हैं वो एक्चुअली कैसा है। और 28 डे के बाद वो जो भाजी देगी तो पहले तो मुंह में पानी आएगा कि ओ पापा इतनी देर बाद ये सब देखा है। लेकिन खाया, बहुत होश होश से खाया। लेकिन जब पहली बाइट अंदर गई तो ये पूरा जो भाग है ना, वो इतना जलन हो रहा था कि माना किसी ने एसिड फेंका हो। इतनी बुरी तरह से वो चीज़ जल गई थी, लेकिन फिर भी खाई थी क्योंकि वो उस वक्त ऐसा था कि नहीं मिला है तो खाए। लेकिन वो मूर्खामी थी मेरी, वो उस समय वो हो गया, लेकिन उसके बाद पता चला कि बॉडी को क्या दिया कितने दिन बाद, और वो पूरा गिल्ट हुआ था। लेकिन एक्चुअली वो चीज़ कैसी थी, माना हम लोग जो खा रहे हैं, ये बाहर जब फास्ट फूड खा रहे हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ये टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बॉडी पे वो कितना उनका इफेक्ट होता है। तो वो चीज़ उसके बाद मुझे सीखने को मिली। और उसके बाद फिर से मैंने 2 टाइम्स ही खाया था नॉर्मल फूड, रात को मैं नहीं खाता था। तो डिफरेंट मैंने एक्सपेरिमेंट किए ये सब। और ड्यूरिंग लॉकडाउन इन कोविड, तो लॉकडाउन में ये सब तो अखिलेश भैया ने बोला वो शेड्यूल तो चल रहा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ। और फाइनली ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेस हुआ कि हम लोगों ने एमएचई की प्रोसेस में एज ए एक्सपोजर फिट किया है अभी कि ये तो करने का ही समझ में, दूसरा कुछ करो कि नहीं करो। तो ये चीज़ से इतना बेनिफिट हुआ कि अगर बाहर होते, एमएचई में नहीं होते, तो ये सब चीज़ का पता नहीं चलता, इसकी अहमियत क्या है वो पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे आए हैं तो पता चल रहा है कि बॉडी का क्या इम्पोर्टेंट है। और हम लोग सिर्फ बात ही करते हैं कि जापानीज लोग इतने साल जीते हैं, वो लोग ये करते हैं, लेकिन क्या करते हैं तो इतने साल जीते हैं वो कहाँ पे भी डिस्कशन नहीं होता, जबकि यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए। और थैंक्स टू फर्स्ट कम्युनिटी कि जिन्होंने सपोर्ट किया था ये पूरी मूवमेंट पे, जो सब लोगों ने साथ में फास्टिंग किया था, विडंग तांदुल किया था, जो एक्चुअली डिफिकल्ट था। बाद में जो मेंटर्स ने कि जिन्होंने सब चीज़ें बंद थी, सब दुकानें बंद थी, बाद में भी वो औषधि था कहाँ से ढूंढा था। माना वो जेठीमध, वावडिंग, वो सब जो औषधि आती है वो वैसे ही सब जगह पे नहीं मिलती। और आजकल तो एलोपैथी की दुकान बहुत ज़्यादा है, जो जेनेटिक मेडिसिन आती है वो, लेकिन आयुर्वेदिक की बहुत कम है। तो लॉकडाउन में वो दवाएं ढूंढना और बाद में हमको देना, तो वो बहुत अच्छा था। थैंक यू। यस, सो एक्चुअली लॉकडाउन में हम सब लोग 15-20 दिन तक मूंग और चावल ही खा रहे थे, एंड दैट वाज सो डिफरेंट। यानी सबने ये एक्सपीरियंस किया था कि बॉडी कितना लाइट फील करता है। एंड थैंक्स टू एमएचएस कि वो लोग ये सब कर रहे हैं, तो एक्चुअली सबको ये स्पिरिट मिल रहा है। और हमेशा वो प्रूव होता है कि यार एमएचई है, और जो बच्चे जो कर सकते हैं ना, वो एक्चुअली एडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है करना। क्योंकि ये मूंग खाना 20 दिन तक, वो भी बिना सॉल्ट, बिना ऑयल, फास्टिंग करना 5 डेज़, ये बिल्कुल ईजी नहीं है। हमें कितने सारे टेम्पटेशन होते हैं, बट स्टिल सब लोग खा रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। किसी ने भी इतनी भी कंप्लेंट नहीं की है कि अभी बहुत हो गया, अब तो खाना ही नहीं है, अब तो कुछ अच्छा खाने को दो। नोबडी सेड। सो दैट इज वो हमारे एमएचई है। और दीदी वो मुझे एक्सपीरियंस 1 मिनट ही दूंगा, लेकिन वो याद है कि जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हुई ना तो हमारी मीटिंग थी।
तो मीटिंग में सब लोगों के फेस आप देखो तो इतने ग्लो कर रहे हैं। एक्चुअली पहले कितने काले थे और 21 डेज के बाद मुझे लगा शाहरुख खान को ये एडवर्टाइज कर यस, बिडंग तांदुल करो। यस, सो एक्चुअली ये होना चाहिए, बिडंग तांदुल करके हम फेयर एंड हैंडसम और ग्लो एंड लवली एंड फेयर एंड लवली हो सकता है। यस, यस रिया, ऑनलाइन वर्ल्ड। यस, सो कोविड में बहुत कुछ ऑनलाइन हुआ, तो मैं 2 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ हमारी ख़ास, कि ये सब एमएचीज़ आए, केईएफ हुआ, ये रिक्रूटमेंट हुआ, वो सब कुछ तो हुआ, लेकिन हमारे जो लाइव क्लासेस है, एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी है, वो उसकी ज़रूरत तो बंद नहीं हुई थी। भले स्कूल्स बंद हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन बच्चे तो एक्चुअली ज़्यादा प्रेशर में थे, घर पे पूरे दिन अकेले रहते थे, तो वी नीड टू डू समथिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो ये थॉट से हमने फिर ऑनलाइन लेना शुरू किया वापस। सो एग्ज़ाम के ऐसी की तैसी के सेशंस हम ऑनलाइन रखते थे। सारे बच्चों को बोलते थे कि माइक ऑन करके बोलो एग्ज़ाम की, तो फिर कोई बोलता ही नहीं था। सो ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स थी और ऐसा बहुत कुछ था, और हमने लाइव क्लासेस जो हमारे 10 सेशंस है, लाइव कैंप तो हम नहीं ले सकते, लेकिन लाइव क्लासेस और एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी ये दोनों सेशंस हमने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। सो मैंने बहुत सारा फैसिलिटेट किया, बहुत सारे सेशन लिए, तो मुझे लगा अच्छा ये तो छोटे मोटे सेशंस हैं, हो जाएंगे। पर एक्चुअली जब ऑनलाइन वर्ल्ड में गए तो उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जब हम सेशन लेते हैं तो फेस टू फेस होंगे तो बच्चे फोर्स्ड है कि वो आपको सुने, लेकिन ऑनलाइन रहते हैं ना तो बच्चों की आदत हो जाती है माइक कैमरा बंद करके वो है पर वो नहीं है, वो करते कुछ और ही है, और एक्चुअली वो खाली उनका वो टाइटल है, वरना वो घर में इधर उधर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करें, उन्हें ऐसा कैसे फील करवाएं, उनके तक ये मैसेज कैसे पहुंचाए, क्योंकि वो सेशन लेना ज़रूरी नहीं है कि चलो मैंने टिक कर दिया ये एक सेशन हो गया, लेकिन वो बच्चों की एक्चुअली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेशन तो मैंने यूं ही ले लिया, और जैसे मैंने बोला कि मैंने सब बच्चों को बोला एग्ज़ाम की, तो कोई बोला नहीं। तो मुझे इतना डिप्रेशन आ गया कि यार एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी का सेशन मैं नहीं ले पाई, ये क्या हुआ, ये इतना नहीं हुआ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कौन से पर्पस से कर रही हूँ। शायद वो कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कितना दिल से वो फील कर सकती हूँ कि ये बच्चों तक मैसेज पहुँचाना मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, और क्यों मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बेस्ट वे में उनके लिए करूँ, मैं क्या प्यार फील करती हूँ उनके लिए, क्यों मुझे छोटा सा सेशन भी एकदम ज़्यादा प्रेपरेशन के साथ करना चाहिए। तो ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ना, उसने मेरे फैसिलिटेशन को एक बहुत बड़ा टेस्ट दिया कि एक्चुअली लव कितना है। एक्चुअली खाली बोल के फैसिलिटेशन नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा हार्ट कैसे बनाऊँ कि वो बच्चा स्क्रीन के दूर कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो फील कर सके मेरे वो स्पिरिट को। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि फैसिलिटेशन अच्छा बोलना अच्छा ये तो है ही, लेकिन वो हार्ट में से फर्स्ट सेशन लेते हैं तो वो हार्ट का स्पिरिट होता है, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा सेशन लेते हैं तो वो मैकेनिकल बन जाता है। लेकिन जो पहले सेशन का बच्चा है और जो 10वें सेशन का बच्चा है, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारे हार्ट को मैकेनिकल नहीं कर सकते, और हमें हर सेशन में फुल्ली अपना वो देना चाहिए, फिर भले वो छोटा सा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी का सेशन ही क्यों ना हो। सो दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। और एक्चुअली फिर मैंने जो लाइव क्लास की सीरीज़ की, वो भले ही पूरी ऑनलाइन थी, बहुत कुछ अप एंड डाउन किया, पर जो सीरीज़ की उसमें जो मेरे साथ जो लड़कियों का मैंने सामर्थ्य का ऑनलाइन क्लास किया था, वो मैंने ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में किया था, लेकिन आज भी उसकी 3-4 लड़कियाँ 5-6 लड़कियाँ मेरे साथ जुड़ी है। तो मुझे वो अच्छा फील होता है कि मैं भले ही ऑनलाइन क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा हार्ट पावरफुल है ना, तो फ़ोन की स्क्रीन को तोड़ के भी सामने वाले के हार्ट तक कनेक्ट होगा, वैसा हमारा वो स्पिरिट होना चाहिए। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। और दूसरा जो आपने हाईलाइट में देखा होगा, ओएसिस यूथ गो इंटरनेशनल। सो लास्ट टाइम हमारा स्पेशल सेशन हुआ था आईडेक का, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो यूक्रेन में हुई थी, जहाँ पे
पूरी दुनिया में हमने समर हिल का नाम सुना है, राइट, जो हमारा DIC है, फिर सडबरी वैली करके US में स्कूल है। तो ये जितनी भी टॉप स्कूल्स है, डेमोक्रेटिक स्कूल्स है, वो सबका ये गैदरिंग होता है। तो इमेजिन करो, समर हिल का हेड है, सडबरी का हेड है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड है, और इतनी सारी स्कूल्स है, पूरी डेमोक्रेसी की वैल्यूज़, सारा फ्रीडम, मतलब पूरा DIC जिसका हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं वैसे मानने वाले लोग, वो पूरी वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट गैदरिंग है। तो वहाँ पे लास्ट ईयर संजीवा शिवा दीदी लोग गए थे, और इस टाइम वो नेपाल में होने वाला था। पर हम लोग तो थैंक यू इतना सारा बोलते हैं कोविड को कि वो नेपाल तो कैंसिल हो गया और पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो पहले खाली संजीवा शिवा दीदी नेपाल जाने वाले थे, पर ऑनलाइन हुआ तो हम सबको भी चांस मिल गया अंदर घुसने का। और हमने बहुत सारे अलग अलग सेशंस लिए, लेकिन जो यूनिकनेस मैं ख़ास बताना चाहती हूँ कि वो आइडेक की कम्युनिटी थी, उसमें बहुत सारे ये सारे लोग थे, लेकिन ओएसिस ना तो कोई स्कूल है, ना तो कोई डेमोक्रेटिक की ऐसा कुछ है। हम लोग तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन अ वे सारी चीज़ों के लिए ओवरऑल काम करते हैं। तो हमने हमारे ऑलमोस्ट करीबन 10 के ऊपर सेशंस हुए थे, जिसमें सारे यंगस्टर्स, आत्मजा, अवधि, जय भाई, हर्ष, हम सब थे, और जो ओल्डर जनरेशन में से नेहा दीदी, मेहुल भाई, और हमारे सारे प्रोग्राम, सिद्धार्थ भाई, वो सारे लोग थे। और हम सब ने मिलके वो बड़ी डेमोक्रेटिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला कि आपकी डेमोक्रेसी खाली काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि बच्चों को बस फ्रीडम दे दो तो हो गया। डेमोक्रेसी मतलब क्या, उनको फ्रीडम दे दो, हो गया, उनको चॉइस दो, उनको जो करना है करने दो। लेकिन ओएसिस में हम बोलते हैं कि फ्रीडम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने फ्रीडम है उतने ही कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्रोथ के लिए। तो हम लोग ने बोल्डली ये इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक में हमारा सेशन, लाइक मेरा सेशन था वाई डेमोक्रेसी फेल्स, कि डेमोक्रेसी क्यों फेल हो जाती है, ऐसा हमने बड़े से डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पे जाके बोला। और एक्चुअली उनको ओपन माइंड किया कि खाली डेमोक्रेसी नहीं है, खाली फ्रीडम देके हम छूट नहीं सकते कि चलो फ्रीडम दे दी अब सब हो जाएगा अपने आप। वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी भी कि हम बच्चों को वो फ्रीडम के साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। सो वो पूरा मैसेज हमने वहाँ पे स्प्रेड किया, और वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक्सपोजर था कि उस लेवल का हम प्रेपरेशन करें। लाइक मेरे सेशन में US के बहुत ही एक्सपीरियंस से टीचर थे जो हर बात पे मुझसे डिसएग्री करते थे कि ये तो गलत है। मतलब 30-25 लोग थे, सबके सामने बोलते थे ये बराबर नहीं है ऐसा। तो वो सबके सामने कैसे स्माइलिंग फेस से, प्यार से हम बोले नहीं नहीं आपकी ये बात सही है, पर आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्चुअली एंड ऑफ द सेशन उन्होंने ही कंक्लूड किया मेरा सेशन बोल के कि हाँ चलो ये तो मतलब सही बात है। तो बड़े बोलते ना तो डर जाते हैं हम लोग कि यार अभी इनको क्या बोले, ये तो इतनी बड़ी स्कूल के ये हेड है। लेकिन वो अगेन वो हार्ट का पावर है कि यार हम सच्चे हैं तो बड़ा छोटा क्या, इंटरनेशनल नेशनल क्या, अगर सच्चे हैं तो फिर वो बात प्यार से हम रख ही सकते हैं। सो ये पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड ने मुझे सिखाया कि हार्ट की ताकत ना ये लॉकडाउन और ये सब की ताकत से बहुत ज़्यादा है। तो दैट वाज अ एक्सपीरियंस। थैंक यू। यस माधवी दीदी। हेलो। हेलो। मैं यहाँ बैठी हूँ हमारा एक नया लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट के बारे में बोलने के लिए। अपने वीडियो में ग्लिम्सेस देखे होंगे सीनियर एमएचई। तो यहाँ तो जब हम आए सीनियर एमएचई के लिए, लॉकडाउन में से घर से निकलना मुश्किल था। मैं मुंबई में थी और हमारा L3 कोर्स था, तो शिबा दी ने बोला कि आपको आना है, और मैं डर रही थी मुंबई से यहाँ आएंगे बीच में कोई पकड़ लेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन हुआ, स्नीजिंग कुछ कफिंग हुआ तो गई मैं काम से, मुझे बीच में ना घर की ना घाट की, ऐसी हो जाऊंगी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ L3 के लिए नहीं, हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सीनियर एमएचई करके, और नाम भी तब नहीं पता था मुझे। आपकी तैयारी होनी चाहिए लेकिन यहाँ आके कुछ महीने रहने की। तो मेरा रहना है कुछ महीनों तक तो ठीक है, लेकिन 2-4 दिन के लिए आ जाओ ऐसा तो नहीं है। तो मेरा ठीक है आते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि प्रोग्राम का नाम है सीनियर एमएचई। तो एमएचई को पता था कि मिसाइल ऑनरशिप एक्सप्लोरर, या वे सीनियर कहाँ से आ गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। नॉर्मली सीनियर कौन होते हैं, जो एक स्टेप करते हैं उसके आगे जाएंगे वो सीनियर बनेंगे। हमने तो एमएचई का एक दिन भी नहीं जिया है, कुछ पता भी नहीं, वो प्रोसेस भी नहीं अच्छी तरह से पता है, और हमें सीनियर लेवल चिपका दिया है। फिर बात करते हुए संजीव भाई से पता चला कि हम
सीनियर लोग हैं ना, मतलब उम्र से बड़े हैं ना, तो हम आपके साथ आएँगे तो आपको कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएँगे। इसलिए हमको अलग से उठा कर रखा है और हमें नाम ले आ रहे हैं सीनियर एमएचई, मतलब सिर्फ़ नाम से सीनियर है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों से अगर देखा जाए, जिस तरह का प्रोसेस एमएचई का चलता है, उससे 50% भी नहीं बोल सकती मैं हमारा प्रोसेस में वैसा है। लेकिन हमारे जो ग्रुप है उसमें मोस्टली 25 फिर 22 और बाकी सब जो है वो 40s के आसपास ही है। तो यंगस्टर्स ये 2 ही बच्चे हैं उसमें। लेकिन इतनी साल ज़िंदगी जीने के बाद भी कुछ ऐसे मुकाम होते हैं जो हमसे छूट गए हैं। इमोशनल वाइज़, हेल्थ वाइज़, फैमिली वाइज़, प्रोफ़ेशनली वाइज़, जो पता ही नहीं चला है। और जब हमने ये एमएचई का प्रोसेस यहाँ यंगस्टर्स को, बच्चों को सब सिखाते हैं, तो पता चलता है कि यार हमने कितना मिस किया है हमारे ज़माने में। मतलब ये अगर उस ज़माने में हमें मिलता तो कितना मज़ा होता। अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब क्या करेंगे? पर वो जो हमारा दर्द था, वो हमारे जो मेंटर्स हैं संजीव भाई, शिवा दीदी, उन्होंने समझ लिया और हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया सीनियर एमएचई का। उसमें जो डिस्कशंस है, सेशंस एमएचई वालों के होते हैं, रीडिंग सेशंस होते हैं, डिफरेंट ट्रेड डायरी राइटिंग होता है। दिन भर हमें सोचना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, सब तो बहुत सारा कॉमन है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एमएचई वालों में शायद कम होगी, हम में थोड़ी ज़्यादा है, वो है हमारा ईजीओ, ईगो। तो सबसे ज़्यादा काम हमें जो करना पड़ रहा है वो हमारे ईगो पे, क्योंकि इतने साल जो दुनिया में दुनियादारी हमने की है, वो हमारा जो खुद के मैं कुछ हूँ, ये जो इतना बढ़ जाता है, उसको नीचे लाना और सबके साथ ज़िंदगी जीने को सीखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कम्युनिटी लिविंग ऐसी उम्र में अलग-अलग तरह के अलग-अलग दोस्तों के साथ, और खुद को भी ऊँचा उठाना है, हर किसी को अपने साथ ग्रो कराना है। ये समझ पाना प्रोसेस अब तक ही हम थोड़ी-थोड़ी उसकी शुरुआत कर पाए, 6 महीने ही हुए हैं, तो मंज़िल बहुत दूर है। पर मेरी जर्नी अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ आने से पहले मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब थी। लास्ट रिट्रीट जो हुआ था 2020 में, मैं सर्विंग टीम में थी और करुणा को और सब पता है कि मैं भाग नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। तब मैंने ऐसे ठान लिया था कि नेक्स्ट रिट्रीट तक तो मुझे यहाँ से वहाँ दौड़ के चढ़ते उतरना, मतलब एम्पी थिएटर से मेरा गोल था, एम्पी थिएटर से मैं दौड़ के चढ़ूँ और फिर पार्किंग तक जाऊँ वगैरह, ऐसे मेरे गोल लिए थे। तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, रोज़ वॉकिंग तो करना पड़ेगा। लेकिन फ़रवरी में मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो अगला स्टेप है, मुझे साइटिका का प्रॉब्लम हुआ कि मैं चल ही नहीं पा रही थी ठीक तरह से। और उसके बाद मतलब थोड़ा-थोड़ा चलूँ तो लॉकडाउन हुआ, तो घर से बाहर निकलना बंद, तो मुझे लगा तो गया, मेरा तो गोल चला गया, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, डिप्रेशन में गई थी मैं। घर में जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन दैट वाज़न्ट इनफ। सीनियर एमएचई में आने की वजह से ये जो पूरा माहौल मिला, ये एटमॉस्फियर जो कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री है, यहाँ बहुत अच्छा वेगन फूड मिल रहा है जो ऑयल फ्री है, स्पाइसेस फ्री है, तो उस सब की वजह से मेरी हेल्थ एक्चुअल सुधरने लगी। और जो प्रजेश ने शेयर किया था फास्टिंग का, तो यहाँ आने के बाद एक दिन में ऐसी कोलैप्स हुई थी और मुझे चलना फिरना मेरा बंद हुआ था। तो वो फास्टिंग का हथौड़ा चला कि अब तुझे फास्टिंग करना है। ज़िंदगी में कभी मैंने फास्टिंग नहीं किया है, मतलब भूख मैं सह नहीं पाती, मतलब पागल हो जाती हूँ। मेरे सामने कोई भी इंसान हो, मुझे भूख लगी और खाना नहीं मिल रहा है तो मैं झगड़ने शुरू करती हूँ, मुझे चाहिए ये वो, मतलब अंदर से फूट पड़ती हूँ। और ये मुझे बोल रहे हैं आपको 5 दिन सिर्फ पानी पे रहना है, यार कैसे होने वाला है। लेकिन माइंड बहुत बड़ा रोल का प्ले करता है उसमें। तो मैंने मन से डिसाइड किया था कि मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, किसी और के बुरे के लिए नहीं, मेरा ही अच्छा होने वाला है। अगर मैं कर पाऊँ तो मुझे करना ही है, किसी भी हाल में मुझे टिकना है, फेल नहीं जाना है। भूख लगी तो पहले ही जो लिटरली मेडिटेशन प्रेयर मैंने किया था कि भूख लगनी ही नहीं चाहिए 5 दिनों में मुझे, किसी भी हालत पे। और मेरे बॉडी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ भी हो जाए, भूख जैसा फीलिंग कुछ होता ही नहीं है, वो इमेजिनेशन है। इस तरह से मैंने प्रेयर कर दी थी। कुछ बहुत उसका काम में आ भी गई। उसके बाद फिर मेरा फास्टिंग के बाद लिक्विड डाइट, बाकी का सब डाइट,
रोटी चावल पूरा बंद था, सिर्फ सब्जियां और दाल ही खाने। सब लोग यहाँ के भी परेशान थे क्योंकि वो नॉर्मल खाने जैसा मुझे परोसते थे, फिर बोलते नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, सबको परेशानी। लेकिन ये सारा करते करते मेरी हेल्थ जो इम्प्रूव हुई है कि पहले तो नीचे से स्नेहम से संयम तक 2 बार चढ़ने के बाद तीसरे बार मैं चढ़ नहीं पाती थी। अभी मैं 5-6 बार भी ऊपर नीचे करूँ तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। बाहर के जो स्टेप्स है वो भी मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ। मेरा जॉगिंग का स्पीड भी, जॉगिंग नहीं कर पा रही थी DIC तक में, अभी मैं जॉगिंग भी कर पा रही हूँ। तो ये सारी जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट है वो क्यों हुई? तो सबसे मतलब ये जो गाइडेंस मिला, फूड का हैबिट्स है, डाइट कंट्रोल हुआ, वो तो है। पर साथ में यहाँ रह के मैंने एक काम किया था, वो था ट्रांसलेशन का। हृदय क्रांति नाम की जो संजीव भाई की बुक है, और उसमें एक सेंटेंस है कि बॉडी इज़ अ इमेज ऑफ माइंड। अपना जो शरीर है वो हमारे मन का गुलाम है। तो हम मन में जैसे विचार रखते हैं उसी तरह हमारी शरीर में ऊपर नीचे जो भी बदलाव होने हैं वो होते रहते हैं। तो पढ़ते पढ़ते शुरुआत में मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रेड डायरी हम लिखते हैं कि उसमें अवेयरनेस होता है, एम्पैथी है, फिर एक्सेलेंस है, वगैरह वगैरह, हम सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो उसी वजह से और वो हृदय क्रांति को रिलेट करते करते मुझे ये समझ में आया कि मैंने खुद ही मेरी ये बीमारी क्रिएट की है। वो मेरे मन से ही बनी है और मेरे मन से ही मैं उसे कंप्लीट पूरी तरह से हटा सकती हूँ। कैसे हटा सकती हूँ? तो मैं अभी वो पूरी जर्नी नहीं बता सकती क्योंकि अपने पास वक्त कम है, पर हृदय क्रांति अगर किसी ने पढ़ी है तो उनको जानते ही होंगे। जिनको गुजराती पढ़ना नहीं पॉसिबल है, जेम्स एलन की इंग्लिश बुक है एज अ मैन थिंकेथ। तो हमारी सोच से हम खुद को कैसे बनाते हैं, और जो भी हम हैं वो हमारी सोच से ही है। वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, ऐच्छिक अनैच्छिक किसी भी तरह से जो भी हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, मन में आते हैं, उसी से हम बनते हैं। ये जब पता चला तो एक दिन ऐसा आया कि मेरी जो तकलीफ है, जो कुछ पेनिंग हो रहा है, उसको मुझे ही कंट्रोल करना है। मैं कर सकती हूँ, अगर मैंने क्रिएट किया है तो उसका सोल्यूशन जो है वो मैं ही ला सकती हूँ। और लैपटॉप पे काम करते करते वगैरह जो भी प्रॉब्लम होता है, तो शुरुआत में मुझे समझ में ही नहीं आता क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। फिर धीरे धीरे इमोशनल अवेयरनेस जो है, वो लिंक जो है इमोशंस की और पेनिंग की, वो समझने लगी और मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। तो एक दिन मैंने 2-3 दिन मुझे ऐसे ही पैर में ऐसा पेनिंग हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे इसको पकड़ना है। मेरे मर्जी के सिवाय मेरी बॉडी में कुछ भी दर्द नहीं होना चाहिए। आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। और जैसे ही मैंने इतनी बार का इसे मैं पकड़ के बैठी थी कि कभी पेनिंग होता है, कभी पेनिंग होता है, और जैसे ही शुरू हुआ मैंने काम रख दिया, उठ गई और लिटरली आई स्टार्टेड डांसिंग। जिस पेनिंग में हमेशा मैं एक ही जगह सिकुड़ के बैठूंगी, रोती रहूंगी, यार मुझे दुख रहा है, ये हो रहा है, उसका कंप्लीट अपोजिट वर्जन मेरा बाहर निकल के आया उभर कर, कि मैं डांस करने लगी। मैंने एक्सरसाइज भी किए, मैंने कूदा, मैंने जो करना है वो किया। 5 मिनट मैंने ध्यान ही दिया नहीं कि बॉडी को क्या हुआ रहा है, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और 5 मिनट में मेरा पूरा पेनिंग मुझे रियलाइज़ हुआ कि गायब हुआ है। और वो जो मास्टर फील होता है ना कि मैं मास्टर हूँ मेरे बॉडी की, मेरे लाइफ की, वो जब मुझे एहसास हुआ तो पता चला कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। और ये सारा जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो सीनियर एमएची घूम फिर के, अगर वो नहीं होता तो यहाँ रहने को नहीं मिलता, ये सारा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। सो थैंक्स फॉर अवर मेंटर्स फॉर दिस डिजाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑफ सीनियर एमएची। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, सो दीदी एक्चुअली 10 मिनट भी नहीं चल पाते थे, एंड 2 आवर्स वो बिना थके आराम से चल सकते हैं। सो दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। यस, सो एक्चुअली हमारा टाइम अप हो चुका है, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ ग्लिम्पसेस हो तो वी कैन टेक 5 मिनट्स। इज़ दैट ओके? 5 मिनट ले सकते हैं। जस्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है, अदरवाइज वी कैन पॉज हियर। यस, फुल फॉर्म मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर, जिसका यस बाहर हमारा एक डिस्प्ले हमने किया है, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। सो बेसिकली मिसाल यानी जिसकी हम मिसाल देते हैं, जो एग्जाम्पल क्रिएट करता है। ऑनरशिप यानी जिसको हम ऑनर कर रहे हैं कि
कुछ अपनी लाइफ में वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिन्हें हम ऑनर कर पाए। और एक्सप्लोरर यानी हमेशा हमारी लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए होती है। हम हर चीज़ ढूंढते रहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए। तो हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, तो बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लाइफ क्या है, उसको समझ रहे हैं। सो दैट्स वाई मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर। और ये हमारे सारे बच्चे जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब MHE है और सब एक्सप्लोर करे और सब अपनी तरह एक मिसाल है। जैसे प्रजेश ने जो फास्टिंग का एक्सपीरियंस किया, तो दैट वाज सो डिफरेंट। हम उसकी मिसाल देते हैं कि यार प्रजेश जैसा करना है, जो प्रजेश ने किया वो हम कर सकते हैं क्या। थैंक यू। और सीनियर MHE यानी जो सीनियर्स थे जिनका यूथ अभी मतलब एज चली गई है लेकिन अभी भी दिल से तो यूथफुलनेस है अभी भी कायम। सो फिर उनको भी एक चांस तो मिलना चाहिए वापस अपने यूथ में जाके जीने के लिए। सो हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया सीनियर MHE, जो सीनियर फ्रेंड्स है उनके लिए।